नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं पंकज सिंह अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्यार पंकज में स्वागत करता हूं। जैसा कि लास्ट लेक्चर आपको मैंने भारत के 18वीं सदी का विकास कैसे हुआ था उसके बारे में आपको प्रोवाइड कराया गया था। उसी कड़ी में हम अगला लेक्चर आज से लेकर आए हैं। एक नए राज्य, एक नए प्रांत का विकास हुआ, उद्भव हुआ, जिसका नाम है मैसूर। बात अगर मैसूर की जाए तो इसके पहले विकास, इसके पहले इतिहास, उसका उद्भव, उसका विकास कैसे हुआ है, तो आइए देखते हैं इसके कुछ प्रमुख शासक जिसकी वजह से मैसूर की स्थापना हुई। अगर बात हम मैसूर राज्य करें तो मैसूर जिस प्रांत में था उसके पहले वहां पर दो प्रांत थे। एक का विकास अर्थात विजयनगर साम्राज्य जिसको बोलते हैं, इसका विकास 1336 में हरिहर एवं बुक्का ने इसकी स्थापना की थी। 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा जब इसकी स्थापना की गई थी तो दिल्ली में उस समय मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल चल रहा था, अर्थात तुगलक वंश, MBT जिसको शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक। बहमनी साम्राज्य एक शिया साम्राज्य था जिसकी स्थापना अलाउद्दीन हसन ने की थी, जिसको हसन गंगू भी कहते हैं। हसन गंगू ने इसकी स्थापना 1347 में की थी। 1347 में की थी। अब दो साम्राज्य दोनों ही शक्तिशाली हैं, तो दोनों में युद्ध होना लाजमी है। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए दोनों ही शक्तियां आपस में भिड़ती रहती हैं। छोटे मोटे कई सारे इनके बीच में युद्ध होते रहते हैं। गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा की घाटी के लिए ज्यादातर यहाँ पर युद्ध होता है। कौन कौन सी प्रमुख घाटियां हैं? गोदावरी, कृष्णा और तुंगभद्रा घाटी अर्थात वैली के लिए इन दोनों साम्राज्य के बीच अक्सर युद्ध होते रहते हैं। लेकिन दोनों ही अपने आप में शक्तिशाली साम्राज्य थे, जिसकी वजह से इनके बीच में 1565 में मतलब एक अंतिम युद्ध होता है 1565 में, जिसको बोलते हैं तालीकोटा बन्नीहट्टी राक्षस तरंगिणी का युद्ध। मतलब तीन नामों से इस युद्ध को जाना जाता है, राक्षस तरंगिणी, बन्नीहट्टी और तालीकोटा। इनमें से किसी का भी नाम ले लिया जाए तो आपको पता हो जाना चाहिए ये 1565 की युद्ध की बात चल रही। अब आप सोचिए, इन दोनों साम्राज्यों की स्थापना कब हो रही है? दिल्ली सल्तनत के दौरान, अर्थात जब दिल्ली सल्तनत अर्थात तुगलक वंश है, अर्थात दोनों साम्राज्यों की स्थापना MBT के दौरान ही होती, मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान। तो अंतिम युद्ध बहमनी राज्य वर्सेस विजयनगर साम्राज्य के बीच होता है, जिसको तालीकोटा, बन्नीहट्टी तथा राक्षस तरंगिणी के युद्ध के नाम से जानते हैं, जो कि एक निर्णायक और अंतिम युद्ध होता है। लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो बहमनी साम्राज्य है ये मुख्यतः 5 प्रांतों में बटा हुआ था, 5 छोटी छोटी शाखाओं में। कौन कौन सी? अहमदनगर, बीदर, बरार, बीजापुर और गोलकुंडा। अहमदनगर, बीदर, बरार, बीजापुर और गोलकुंडा ये आपस में तो लड़ते रहते थे, ठीक है, आपस में इनके बीच में युद्ध छिड़ा रहता था। लेकिन जब भी ये विजयनगर साम्राज्य के साथ लड़ते थे तो एक साथ एकजुट होकर लड़ते थे, ठीक है। इतनी बात आपकी समझ में आई? अगला, लेकिन जब ये विजयनगर साम्राज्य का अंत 1565 में हो जाता है, राक्षस तरंगिणी के युद्ध का परिणाम है अंततः विजयनगर साम्राज्य का अंत हो जाता है। क्लियर? जिससे यहाँ पर अब एक नए राज्य का उत्थान होता है, उद्भव होता है, जिसका नाम है मैसूर। अब मैसूर की कहानी सुनिए। मैसूर राज्य का पहला वंश है वाडियार वंश। कौन सा है? वाडियार वंश। नोट कर लीजिए, बहुत पूछता है वाडियार वंश का अंतिम शासक कौन था। तो वाडियार वंश का अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज था। कौन था? चिक्का कृष्णराज था, जो कि वाडियार वंश यानी मैसूर राज्य में जो वंश चल रहा है वाडियार वंश, उसका अंतिम शासक चिक्का कृष्णराज था। चिक्का कृष्णराज एक अयोग्य शासक था। क्यों? क्योंकि इसके दरबार में इसके 2 मंत्री थे, एक का नाम था देवराज और नंदराज, दोनों भाई थे। दोनों के हाथ में सत्ता थी, यानी पावर इनके हाथ में थी। अब इसी दौरान 1750 के लमसम हैदर अली
नंजराज की सेना में शामिल हो जाता है और धीरे धीरे अपने जिम्मेदारियों का निर्वहन करते हुए, अपने शक्ति शौर्य का प्रदर्शन करते हुए उसका धीरे धीरे पदोन्नत होती रहती है। अंततः वो नंजराज का सबसे विश्वसनीय और प्रमुख अधिकारी बन जाता है। कौन? हैदर अली। इन दोनों भाइयों में, देवराज और नंजराज में जो पावर थी, सैन्य शक्ति थी, वो नंजराज के पास थी। ठीक है, जिससे हैदर अली नंजराज की सेना का एक प्रमुख अधिकारी बन जाता है। लेकिन हैदर अली 1761 आते आते नंजराज और देवराज दोनों को समाप्त कर देता है, इनकी शक्तियों को और इन्हें समाप्त कर देता है। और मूल रूप से यहाँ पर अब 1761 में मुख्यतः मैसूर राज की स्थापना होती है। मैसूर राज की स्थापना का श्रेय हैदर अली को जाता है। तो हैदर अली 1761 में मैसूर राज की स्थापना करता है। बात अगर हैदर अली के शासनकाल की जाए तो हैदर अली का जो शासनकाल है 18वीं सदी का मैसूर, जिसकी स्थापना, जिसका संस्थापक हैदर अली है, इसका कार्यकाल 1761 से 82 तक होता है। कब तक? 1761 से 82 तक। मैसूर राज में एक प्रमुख सेनापति या प्रमुख शासक के रूप में गद्दी पर जब बैठता है तो 1761 से लेकर 1782 तक। अब आइए, एक्चुअली में हैदर अली करता क्या है, ये यहाँ पर है टी त्रावणकोर, के कालीकट, एम मालाबार। जब हैदर अली इस एरिया में, ये वाला एरिया आप देखेंगे, इस एरिया में मैसूर राज की स्थापना कर लेता है तो धीरे धीरे त्रावणकोर, कालीकट और मालाबार के क्षेत्र में भी अपने साम्राज्य का विस्तार करता रहता है, जिसकी वजह से इसमें और अंग्रेजों के मध्य अक्सर युद्ध छिड़ा रहता है। क्लियर? आइए, तो ये है मराठा, ये है हैदराबाद। इधर आएंगे तो बीदर, बरार, बीजापुर, गोलकुंडा ये पढ़ेंगे। इधर आपका पड़ेगा कर्नाटक, इधर आपका मद्रास वगैरह पड़ेगा, ये आपका मैसूर है। क्लियर? ये 1755 में, अभी सत्ता हाथ में नहीं आई है, लेकिन सोच देखिए, 1755 में डिंडीगुल में इसने आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। और ये पॉइंट बहुत बहुत पूछा जाता है, तो आप प्लीज इसको नोट कर लीजिए। तो मैसूर का संस्थापक हैदर अली, जिसका कार्यकाल 1761 से 82, इसने 1755 में डिंडीगुल में आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी। इसके बाद अगर बात की जाए तो हैदर अली और अंग्रेज, क्योंकि अंग्रेज समय क्या चला है 1761। इस समय आप सोचिए, ये वही वक्त है 1761, जब 1761 में, यानी इसके पहले अगर आप आएंगे तो 1757 में प्लासी युद्ध हो चुका है, 1759 में वारीवास युद्ध हो चुका है, 1760 में वेदरक युद्ध हो चुका है, 1761 में पानीपत का तृतीय युद्ध किसके किसके मध्य, ये इसलिए सारी घटना कहाँ हो रही? उत्तर भारत में हो रही। जब 1565 में दक्षिण भारत में तालीकोटा एक निर्णायक युद्ध हो रहा है, ठीक है, बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य के मध्य, उस समय दिल्ली में मुगल साम्राज्य का प्रमुख शासक अकबर बैठा हुआ है। ठीक है, यानी इस समय मतलब 1565 उत्तर भारत की ओर अगर आप देखेंगे, दिल्ली साम्राज्य की ओर, दिल्ली सत्ता की ओर, तो वहां पर जो अकबर बैठा वो भी हाल ही में पेटीकोट गवर्नमेंट यानी महिला प्रशासन व्यवस्था से बाहर निकल रहा है। आइए, तो हैदर अली और अंग्रेज अपना साम्राज्य बढ़ाने में लगे हुए हैं और हैदर अली अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा है। तो जब दो शक्तियां साम्राज्य विस्तार करेंगी तो युद्ध होना लाजमी है। तो आइए, इस प्रकार से हैदर अली और अंग्रेजों के मध्य 4 प्रमुख युद्ध होते हैं। 2 हैदर अली लड़ता है, 2 इसका पुत्र टीपू सुल्तान लड़ता है। तो टीपू सुल्तान हैदर अली का पुत्र है। आइए, आंग्ल मैसूर युद्ध, कुल आंग्ल मैसूर युद्ध 4 होते हैं। कितने होते हैं? 4। पहला आंग्ल मैसूर युद्ध मैं पढ़ रहा हूं, अगर आपको दिक्कत है समझने में तो प्लीज नोट कर लीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, आइए देखते हैं। 1767 से 1769 प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। आंग्ल अर्थात अंग्रेज, मैसूर अर्थात हैदर अली यानी मैसूर राज के बीच में। तो 1767 यानी 1767 टू 1769 यानी 2 वर्ष EIC अर्थात ईस्ट इंडियन कंपनी वर्सेज हैदराबाद के मध्य
सॉरी हैदर अली के मध्य युद्ध होता है, जिसमें मद्रास की संधि होती है। मैं यहाँ पर आपको एक ट्रिक दे रहा हूं, MMS। क्या है ट्रिक? MMS। पहले मद्रास, फिर मंगलौर, फिर श्रीरंगपट्टनम, फिर 4 युद्ध होते हैं। आइए आगे। तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो होता है उसमें हैदर अली जीत जाता है, अंग्रेज हार जाता है, लेकिन दोनों के मध्य समझौता हो जाता है, जिससे मद्रास की संधि होती है, अर्थात हैदर अली ने मद्रास को जीत लिया था। इस प्रकार दोनों के मध्य संधि हो जाती है। इस प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में किसकी संधि हो रही? मद्रास की संधि हो रही। एम मतलब मद्रास। अगला द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर मैं बात करूं तो 1780 से 84 ये 4 वर्ष युद्ध चलेगा। कितने? 4 वर्ष। 1780 से 84 यानी 1782 84 ये भी आंग्ल अर्थात अंग्रेज यानी EIC अर्थात ईस्ट इंडिया कंपनी तथा हैदर अली के मध्य युद्ध होता है। इसमें अंततः 2 वर्ष उपरांत अर्थात 1782 में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। जिसके उपरांत इस युद्ध का नेतृत्व इसका पुत्र टीपू सुल्तान करेगा। कौन करेगा? टीपू सुल्तान। दोनों के मध्य युद्ध में समझौता हो जाता है और इसके तहत जो संधि होती है वो मंगलौर की संधि होती है। पहली मद्रास की संधि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत मद्रास की संधि, द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध के तहत मंगलौर की संधि। ठीक है। तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध की अगर मैं बात करूं इसकी टाइमिंग है 1790 से 92, 2 वर्ष। पहला 2 वर्ष, फिर 4 वर्ष, दूसरा फिर 2 वर्ष। ठीक है। 1790 से 92 ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस टीपू सुल्तान के मध्य। लेकिन इस युद्ध में टीपू सुल्तान पराजित हो जाता है। पराजित होने के चलते इसको अपना आधा राज्य खो देना पड़ता है और 3 करोड़ रुपए की इसको पेनाल्टी यानी हर्जाना भरना पड़ता है। और ये जो अंग्रेज हैं इन्होंने अपने इसके 2 पुत्र थे, दोनों को गिरवी रख लिए थे कि जब तक आप 3 करोड़ रुपए की राशि जो कि हर्जाना के रूप में आपको भरना है, जो भी नुकसान हुआ है, जब तक आप नहीं भरेंगे आपके पुत्र हमारे पास सुरक्षित एज ए गिरवी रहेंगे। ठीक है। इसमें तृतीय में टीपू सुल्तान हार जाता है, लेकिन अंतिम रूप से श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। MMS का फुल फॉर्म मद्रास मंगलौर श्रीरंगपट्टनम। क्लियर। चतुर्थ और अंतिम और पूर्ण रूप से निर्णायक युद्ध हो जाता है चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध। ईस्ट इंडिया कंपनी वर्सेस टीपू सुल्तान के मध्य होता है यह युद्ध और इसमें टीपू सुल्तान की मृत्यु हो जाती है अंततः। अब टीपू सुल्तान की मृत्यु के उपरांत यहाँ पर अंग्रेजों का मैसूर राज्य में अर्थात श्रीरंगपट्टनम में मुख्यतः इनका कब्जा हो जाता है। किसका? अंग्रेजों का। इस प्रकार से ये रहा मैसूर साम्राज्य, मैसूर प्रांत। लेकिन अब यहाँ पर टीपू सुल्तान की कुछ क्वालिटीज देखिए, कुछ विशेषताएं हैं टीपू सुल्तान की। टीपू सुल्तान 18वीं शताब्दी का एक योग्य और शिक्षित शासक था। योग्य और शिक्षित शासक था। नए विचारों का प्रवर्तक था अर्थात इनोवेटर ऑफ न्यू आइडियाज। नए विचारों का प्रवर्तक था। कौन? टीपू सुल्तान। इसने माप तौल की एक प्रणाली का विकास किया था। ठीक है। अपने साम्राज्य का बखूबी इसने बहुत अच्छे तरीके से इसने शासन प्रशासन सामाजिक आर्थिक व्यवस्था को सुचारू रूप से चला रखा था टीपू सुल्तान। लेकिन टीपू सुल्तान फ्रांसीसी क्रांति से बहुत ज्यादा प्रभावित था। फ्रांसीसी क्रांति कब होती है? 1789। ठीक है। यहां से हमारे संविधान में 3 शब्द जोड़े गए, समता, बंधुत्व और एकता। ठीक है। समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व, सॉरी एकता नहीं, समता, स्वतंत्रता और बंधुत्व 3 शब्द कहां से लिए गए? फ्रांसीसी क्रांति से लिए गए हैं। और फ्रांसीसी क्रांति कब से कब तक है? कब से है? 1789 में फ्रांसीसी क्रांति चलती रहती है। फ्रांस इसने सिक्के डालने की प्रणाली जारी की, इसने कैलेंडर जारी किया। ठीक है। जैकोबिन क्लब का सदस्य था। क्वेश्चन, जैकोबिन क्लब एक्चुअली में क्या है? जैकोबिन क्लब फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित या फ्रांसीसी विचारों को जो लोग पसंद करते थे
जो लोग मानते थे वो जैकोबिन क्लब के सदस्यता उनको ग्रहण करने की मान्यता थी, उनको योग्य माना जाता था जैकोबिन क्लब का सदस्य बनने के। ठीक, तो जैकोबिन क्लब का सदस्य कौन था? टीपू सुल्तान था। कौन था? टीपू सुल्तान था। इसने यूरोपियन कंपनी के तर्ज पर भारत में सैन्य प्रणाली अर्थात सैन्य व्यवस्था चालू करने की नीति बनाई थी। अर्थात इसने हिंदुस्तान में रहकर हिंदुस्तान के बाहर विदेशी देशों, यूरोपीय देशों के साथ इसने फ्रांस के साथ अच्छे संबंध स्थापित कर लिए थे। क्यों? क्योंकि फ्रांस और इंग्लैंड के मध्य संबंध अच्छे नहीं थे। रीजन 1746 से 1763 तक आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध होते हैं, जिसकी वजह से फ्रांसीसी कंपनियां भारत छोड़कर जा चुकी होती हैं। इसने फ्रांसीसी तर्ज पर 1796 में नई सेना गठित करने, यहां तक कि ईरान, इराक के कुछ जो कि बहुत ही शक्तिशाली और अच्छी हाइट वाले घोड़े मंगाए थे, ताकि उनको सेना में भर्ती करता एक मजबूत सेना गठित की जा सके। टीपू सुल्तान के एक कथन बहुत ही ज्यादा फेमस है कि 100 दिन भेड़िए की तरह जीने से अच्छा है एक दिन शेर की तरह जियो। ठीक है, 100 दिन भेड़िए की तरह जीने से अच्छा है कि एक दिन आप शेर की तरह जीकर जिंदगी समाप्त कर दो। व्यापार को बढ़ाने के लिए 4 देशों में अपने दूत भेजे थे, म्यांमार, चीन, अफगानिस्तान और ईरान। म्यांमार के ऑप्शन में आपको पेंगू भी मिल सकता है, जिसका पेंगू अर्थात म्यांमार। तो म्यांमार, चीन, अफगानिस्तान और ईरान और फ्रांस, इन देशों में इसने अपने दूत भेजे थे। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। किसका वृक्ष लगाया था? स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया था। ये क्वेश्चन बहुत पूछता है कि टीपू सुल्तान ने स्वतंत्रता का वृक्ष कहाँ लगाया था? तो श्रीरंगपट्टनम में। टीपू सुल्तान ने श्रृंगेरी, जो कि मैसूर में पड़ता था, श्रृंगेरी में इसने मां शारदा मंदिर बनवाया था। इससे ये सिद्ध होता है कि टीपू सुल्तान एक धर्मनिरपेक्ष राजा था। ठीक, कैसा राजा था? धर्मनिरपेक्ष। धर्मनिरपेक्ष का अर्थ होता है एक ऐसा राज्य, एक ऐसा राजा जो कि किसी विशेष धर्म को मान्यता न देकर सभी धर्मों को समान मान्यता दी जाती हो। जैसे कि आप हमारे संविधान में पढ़ते, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। धर्मनिरपेक्ष राज्य मतलब क्या है? कोई भी राज्य किसी एक धर्म को मान्यता नहीं देगा। अर्थात भारत में किसी भी एक धर्म को मान्यता नहीं है, लेकिन सभी धर्मों को बराबर मान्यता दी गई है। तो धर्मनिरपेक्ष का अर्थ कतई ये नहीं होता है कि एक धर्म को मान्यता दी जाए, बल्कि इसका तात्पर्य है कि धर्मनिरपेक्ष के तात्पर्य है कि सभी धर्मों को समान मान्यता है। अर्थात हिंदू धर्म का व्यक्ति, हिंदू जो है मस्जिद, मंदिर तो जा ही सकता है, मस्जिद, ठीक है, ऐसे मतलब अन्य धर्मों के धार्मिक स्थलों पर भी जा सकते हैं। इसी प्रकार मुस्लिम भी मंदिर आ सकता है, गुरुद्वारा जा सकता है। ठीक है, इसी प्रकार अन्य धर्म को लोग भी एक दूसरे धर्म के धार्मिक स्थलों में आ जा सकते हैं। इससे ये होता है कि वह राज्य सभी लोगों को एक रूप में समाहित करके चलता है, जिससे देश की एकता, अखंडता और धर्मनिरपेक्षता बनी होती है। ठीक है, तो ये रहा मैसूर राज्य का उद्भव, मैसूर राज्य का इतिहास, इसका परिणाम, अंततः इसके जो प्रमुख शासक है उनका अंत कैसे होता है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।